तो बेटा आज की वीडियो में बड़ा यही इम्पोर्टेंट टॉपिक वो क्या है कि एक समान त्वरित गति के समीकरण, और वो भी किससे? ग्राफी विधि से। मैंने आपको बताया था कि आलेखी विधि या फिर ग्राफी विधि और दूसरी विधि होती है कलन विधि। इन दोनों ही विधियों के द्वारा हम एक समान त्वरित गति के क्या निकालेंगे? अपन समीकरण निकालेंगे। क्लियर बेटा? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। हर साल यदि हम हाफ ईयरली की बात करें तो करीब 3 से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। क्लियर बेटा? तो देखो, एक समान त्वरित गति के आपको समीकरण बताने, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक समान त्वरित गति के समीकरण क्या होते हैं। कि एक समान त्वरित गति के लिए विभिन्न भौतिक राशियों जैसे विस्थापन, वेग और समय के मध्य में जो समीकरण प्राप्त होते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों कौन कौन सी बेटा? विस्थापन, वेग और समय के मध्य में जो समीकरण प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? गति के समीकरण। बेटा गति के समीकरण 3 होते हैं। सबसे पहले गति के समीकरणों के बारे में बताता हूँ। एक तो होता है बेटा B इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला समीकरण होता है। और दूसरा समीकरण होता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as। ये 3 समीकरण होते हैं। क्लियर बेटा? जो गति की समीकरण वो 3 होते हैं। बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों ही समीकरणों के बारे में आपने डायरेक्टली 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में अपने पढ़ा होगा। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यू को क्या बोलते हैं अपन? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। और बी को बोलते हैं अंतिम वेग। ध्यान रखना, अंतिम वेग। जो प्रारंभिक वेग होता है वो हमेशा t इक्वल टू 0 सेकेंड पर लिया जाता है। यानी t इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो कण का वेग होता है उसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्लियर? और t इक्वल टू टी टाइम पर, ये अंतिम समय होता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। तो t इक्वल टू टी सेकेंड पर जो कण का वेग होता है उसे बोलते हैं अंतिम वेग। ए होता है बेटा कण का त्वरण। ए क्या होता है? कण का त्वरण। और टी क्या बेटा? समय। टी क्या होता है बेटा? समय। और जो एस होता है वो होता है कण का विस्थापन। कण का विस्थापन। क्लियर बेटा? एस को क्या बोलते हैं अपन? कण का विस्थापन। तो एस होता है कण का विस्थापन, यू होता है कण का प्रारंभिक वेग, ए क्या होता है? कण का त्वरण, और बी क्या होता है? अंतिम वेग। इन बातों को ध्यान रखना। क्लियर बेटा? अब मुझे क्या करना है कि मुझे ग्राफी विधि के द्वारा एक समान त्वरित गति के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो एक समान त्वरित गति के समीकरण ज्ञात करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे B और T के मध्य में एक ग्राफ आलेखित करना होगा। तो मैंने क्या किया, ये वेग B, इधर तो मैंने ले लिया वेग B और इधर ले लिया बेटा मैंने समय T, और ये मूल बिंदु होता है। क्लियर? तो मैं B और T के मध्य में ग्राफ आलेखित करूंगा, और वो ग्राफ किसको बताएगा बेटा? एक समान त्वरित गति। तो एक समान त्वरित गति के लिए B और T के मध्य में अपन को वक्र आरेखित करना है। तो मैंने आपको 2 प्रकार के वक्र बताए थे। एक तो मैंने इस प्रकार से बताया था। क्लियर? और मैंने एक वक्र इस प्रकार से बताया था। अब बात आती है कौन सा वक्र लेंगे। देखो ये वाला वक्र तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि ये वाला वक्र क्या बता रहा है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर कण का जो वेग है वो क्या है? 0। लेकिन यहाँ पे कण का प्रारंभिक वेग क्या है? u है, 0 नहीं है। तो इस वाले वक्र को तो मैं लूँगा नहीं, तो मैं इस वाले वक्र को लूँगा। ये वाला वक्र बता रहा है t इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो कण का प्रारंभिक वेग है वो कितना बेटा? u। क्लियर? और फिर t इक्वल टू टी समय पर बात करते हैं, तो t इक्वल टू टी समय पर बात करते हैं तो जो कण का अंतिम वेग है वो क्या है यहाँ पर? b। यानी t इक्वल टू टी समय पर जो कण का वेग है वो क्या बेटा? b। क्लियर? क्लियर? तो ध्यान रखना, ये वाला पोर्शन है यानी O से लेके और A तक का जो पोर्शन है वो किसको बता रहा है? प्रारंभिक वेग u को। यानी t इक्वल टू 0 सेकेंड पर
कण का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है बेटा u, और t इक्वल टू टी समय पर कण का अंतिम वेग क्या है b है। अच्छा, जो ये सीधी रेखा प्राप्त हुई है वो एक समान त्वरण को बताएगी। क्लियर, यानी इसमें त्वरण क्या होगा, एक समान होगा। क्लियर बेटा, आगे बात समझ में। अब इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि वक्र का ढाल निकालना पड़ेगा, और जो वक्र का ढाल है वो त्वरण का मान रिप्रेजेंट करता है, बताता है। तो वक्र का ढाल निकालने के लिए मैं इसको इस प्रकार से इससे मिला दूंगा। मिला दिया, ये ए बिंदु है, ये मैंने मान लिया कि बी बिंदु है, ये सी है, और मैंने ये बिंदु क्या ले लिया बेटा, डी। अब मुझे क्या करना है, इसमें वक्र का ढाल निकालना है, क्योंकि वक्र का ढाल किसको बताएगा, त्वरण को। तो मैंने ये एंगल यानी वक्र का ढाल मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, थीटा। क्या मान लिया, थीटा। कोई दिक्कत बेटा? तो यहाँ पर मैंने वक्र का ढाल क्या मान लिया, थीटा। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, मैंने इस वाले वक्र को यानी एक समान त्वरण के लिए इस वाले वक्र को मैं इस प्रकार से भी बना सकता हूँ, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर कण का वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन कण का वेग क्या लेना है अपन को, u। तो u के लिए इस वक्र को मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा, तो ये भी एक समान त्वरण को बता रहा है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर कण का प्रारंभिक वेग क्या है, u, और जबकि t इक्वल टू t समय पर कण का वेग क्या है, अंतिम वेग b है। तो यहाँ पे यानी आपको क्या दिया है ग्राफ से, तो ग्राफ से आपको यहाँ पे 3-4 बातें दी हैं। तो ग्राफ से क्या दिया है, टी इक्वल टू 0 समय पर, t इक्वल टू 0 समय पर कण का जो वेग है वो कितना है, u है, और t इक्वल टू t समय पर कण का जो वेग है वो कितना बेटा, b है। ये दो बातें आ रही है यहाँ से। क्लियर। अपन इसके बाद में ज्ञात करते हैं कि कण का प्रथम समीकरण यानी b इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर। तो मैं नंबर एक पर डालूंगा गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण निकालेंगे अपन। क्लियर है बेटा। तो गति का प्रथम समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए मैं कह लूँगा कि त्रिभुज मैंने लिया, त्रिभुज ए बी और सी से, त्रिभुज ए बी सी से। अच्छा, जो बेटा वक्र का ढाल है वो किसको बताता है, त्वरण को। तो वक्र का ढाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर क्या है बेटा, BC। तो लंब तो क्या है, BC। तो लंब BC बटे आधार, आधार क्या बेटा यहाँ पर, AC। तो BC अपॉन AC यानी लंब बटे आधार। अब देखो इधर कि BC का मान क्या हुआ, देखो बेटा D से लेके C तक का मान क्या दे रखा है, U, और D से लेके B तक का मान आपको क्या दे रखा है, B। तो D से लेके B तक का मान B है, ये यानी पूरा भाग कितना B है, और ये भाला भाग क्या U है। तो मुझे BC निकालना है। तो BC क्या हो जाएगा, B माइनस U हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B माइनस U। क्लियर। इसी प्रकार ये तो t इक्वल टू 0 समय ये t है, तो ये पूरा पोर्शन किसको बताएगा, t को। क्लियर। तो टेन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। अच्छा, वक्र का ढाल। क्लियर। जो रेखा है AB, तो रेखा AB किसको बताएगी, कण के त्वरण को। चूंकि वक्र का ढाल टेन थीटा इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को। तो A इक्वल टू, इसीलिए A इक्वल टू BC का मान कितना आ रहा है, B माइनस U। तो B माइनस U अपॉन में AC का मान कितना बेटा, T। तो ये T आ गया। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि B माइनस U इक्वल टू, A को T से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, AT। ये आगे क्या काम देगी क्वेश्चन, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। या फिर यहाँ से मैं ले सकता हूँ कि B इक्वल टू U को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा U प्लस AT। तो ये मिल गया आपको बेटा समीकरण नंबर जो 2 है, ये क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। क्लियर। जो समीकरण नंबर 2 है ये क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। समीकरण 2 गति का प्रथम समीकरण है, प्रथम समीकरण है। ठीक है।
जहां b इक्वल टू क्या है, अंतिम वेग, b को क्या बोलते हैं बेटा, अंतिम वेग, u को क्या बोलते हैं अपन, प्रारंभिक वेग, u को क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग, a को क्या बोलते हैं बेटा, त्वरण, कण का त्वरण, और t को क्या बोलते हैं अपन, समय। क्लियर। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। इसके बाद नंबर 2 पे निकालेंगे गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण। अब गति का द्वितीय समीकरण निकालने जा रहे हैं। गति का द्वितीय समीकरण यदि याद हो तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यानी s का मतलब विस्थापन ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया है कि जो वेग और समय के मध्य जो वक्र का ढाल होता है, यानी वेग समय आरेख और समय के मध्य का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, वेग समय आरेख ये है ना, ए बी जो लाइन है ये वेग समय आरेख को बता रही है। तो जो वेग समय आरेख है और समय के मध्य का जो क्षेत्रफल होता है, यानी ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये किसको बताता है, कण का विस्थापन बताता है। तो कण के विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है ये वाला क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल को मैं ब्लू पेन के द्वारा आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये पूरा जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लू पेन के द्वारा बेटा, ये क्या इसका क्षेत्रफल है। क्लियर। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ब्लू पेन के द्वारा जो हाईलाइट किया है, यानी किसके मध्य में, वेग समय आरेख के मध्य में और समय के मध्य में ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये किसको बताता है, विस्थापन को। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कण का विस्थापन, कण का विस्थापन, कण का मतलब वस्तु, बात एक ही है। तो कण का विस्थापन इक्वल टू, अच्छा मैंने इस पूरे क्षेत्रफल को दो भागों में बांट लिया। एक तो जो आयताकार भाग दिख रहा है आपको ए ओ सी डी, एक तो ये वाला क्षेत्रफल, और दूसरा आपको त्रिभुज दिख रहा है ए बी और सी। तो इसको मैंने दो क्षेत्रफलों में बांट लिया, एक तो आयताकार भाग में और एक त्रिभुज के भाग में। यानी मैं लिख सकता हूँ कण का विस्थापन इक्वल टू आयत, क्या बेटा, आयत। तो आयत क्या, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, फिर प्लस त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा बेटा, ए बी सी का क्षेत्रफल। क्लियर। कण का विस्थापन निकालने के लिए मैंने क्या किया कि आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो कण के विस्थापन को बताता है। तो बेटा आयत ए ओ ए सी डी का क्षेत्रफल यानी कण का विस्थापन मैंने यदि बेटा मैंने एस माना है तो एस इक्वल टू आयत ओ बी, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो विस्थापन एस इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई यानी ओडी इंटू क्या जाएगा ओ ए, फिर प्लस हाफ आधार, आधार क्या आ जाएगा यहाँ पे ए सी, और इंटू आपके पास ऊंचाई जाएगी बी सी। ठीक है। लंबाई तो मैंने आयत की ले ली बेटा ओडी और चौड़ाई ले ली मैंने ए हो। इसी प्रकार त्रिभुज में आधार तो ले लिया ए सी और मैंने ऊंचाई ले ली बी सी। अब देखो चौड़ाई की बात करते तो ये चौड़ाई कितनी है टी है, और जबकि ऊंचाई कितनी है यू है। तो ऊंचाई तो कितनी दे रखी है आपको यू, ये पूरा मान आपको यू दिया है। तो ऊंचाई तो आपको यू दी है और चौड़ाई कितनी दी है टी। तो ये तो आया आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब यू टी। तो ये तो आ गया बेटा यू टी प्लस हाफ। अच्छा AC का मतलब क्या हुआ, AC का मतलब ये T, ठीक है, और ऊंचाई कितनी होगी इसकी B माइनस यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ B माइनस यू इंटू टी। क्लियर, आधार इंटू ऊंचाई। अब आगे देखो, चूंकि समीकरण एक से B माइनस यू इक्वल टू आपको क्या दिया बेटा 80,
दिया कि नहीं दिया, b माइनस यू इक्वल टू ए टी। अतः आपके पास क्या आ जाएगा, अतः s इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यू टी प्लस हाफ, b माइनस यू को रिप्लेस कर देंगे किससे, ए टी से, तो ए टी और t पहले से ही है तो ए टी स्क्वायर। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 3। जो समीकरण नंबर 3 है ये कण का विस्थापन बताता है। क्लियर, ये यानी गति का द्वितीय समीकरण। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 क्या है, गति का द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण है। ठीक है, जहां s क्या है, कण का विस्थापन, कण का विस्थापन है, s क्या है, कण का विस्थापन, और बाकी आप सब जानते ही हो। क्लियर बेटा, तो इस प्रकार से ये क्या निकाला, गति का द्वितीय समीकरण। कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। क्लियर, दोनों समीकरणों में कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं गति का तृतीय समीकरण। तो मैंने 2 समीकरण निकाल चुका हूं, नेक्स्ट बात करते हैं गति का तृतीय समीकरण। देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर मैं इसको साफ करूंगा। नेक्स्ट नंबर 3 पर बात करेंगे हम लोग। नंबर 3 पर बात करते हैं गति का तृतीय समीकरण। अब गति का तृतीय समीकरण निकालने के लिए ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, यानी ये ग्राफ सिर्फ गति का प्रथम समीकरण और द्वितीय समीकरण ज्ञात करने के लिए होता है। यदि हम लोगों को गति का तृतीय समीकरण निकालना तो अपन वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गति का तृतीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें किसी प्रकार के ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है। तो गति का तृतीय समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं कि समीकरण 2 यानी गति का जो प्रथम समीकरण है b इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट यू प्लस ए टी, इसका क्या कर देंगे, वर्ग। तो समीकरण 2 का वर्ग करने पर, तो समीकरण 2 का वर्ग करने पर, तो समीकरण 2 क्या है कि b, तो b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर, तो b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन ने, वर्ग कर दिया बेटा, दोनों तरफ वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया। देखो b स्क्वायर इक्वल टू, इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या होता है 2ab, ये कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा इधर b स्क्वायर तो एज इट इज, थोड़ा ध्यान से देखना, u स्क्वायर भी एज इट इज। अब प्लस मैं क्या कर रहा हूँ इसमें 2 और a क्या ले रहा हूँ मैं, कॉमन। ठीक है, तो मैंने 2a कॉमन लिया, तो 2a कॉमन ले लिया। इस पूरे समीकरण में से मैं 2a कॉमन निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें से मैंने 2a कॉमन लिया, तो इस पर क्या बचा, सिर्फ ut, क्या बचा बेटा ut। फिर प्लस इसमें से देखो 2 कॉमन नहीं आ रहा है 2, तो उसको ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे, और जब भी ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे तो 2 खा जाएगा नीचे, यानी 1/2 हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना, दोबारा से सुनो, इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे, यानी 2 खा जाएगा नीचे। अब a तो आ गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा है a और टी स्क्वायर एज इट इज। क्लियर। अच्छा, ये पूरा क्या होता है s, गति का द्वितीय समीकरण यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण पहले निकाल चुके हैं। तो आपके पास क्या गया, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस में 2a और s, ये आ गया गति का तृतीय समीकरण। को गति का तृतीय समीकरण आपके पास आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बार बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, इतना करने के बाद आप क्या करोगे, 2a कॉमन लोगे। तो मैंने 2a कॉमन लिया, तो इधर से क्या बचा, सिर्फ u बचा और t बचा, ut आ गया, प्लस की जगह प्लस। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो ज़बरदस्ती कॉमन बोलते हैं, यानी 2 खा जाएगा नीचे। ठीक है, और फिर क्या जाएगा, a कॉमन ले लिया तो ए टी स्क्वायर बचा, ये पूरा क्या बन गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर s बन गया। तो बेटा आपका क्या गया, यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि गति का तृतीय समीकरण है, जहाँ b कण का अंतिम वेग है, u कण का प्रारंभिक वेग है
और ए कण का त्वरण है और एस क्या कण का विस्थापन है। तो इस प्रकार से मैंने आलेखीय विधि द्वारा अथवा ग्राफीय विधि द्वारा मैंने गति के तीनों ही समीकरण ज्ञात किए। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत हो तो बताइए। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि यदि आप लोगों से ये ग्राफ बन जाता है तो आसानी से आप लोग इन गति के तीनों ही समीकरण को ज्ञात कर सकते हो। क्लियर बेटा? सबसे बड़ी बात क्या है? ग्राफ की। तो ध्यान रखना, घर पर प्रैक्टिस करना है एक दो बार ग्राफ बनाने की। यदि उसमें कोई दिक्कत हो तो पूछना। क्लियर बेटा? एक बार मैं बता देता हूँ। देखो t=0 समय पर कण का वेग क्या u, यानी कण यहाँ बिंदु ए से गति आरंभ कर रहा है, फिर वो नियत त्वरण के साथ में वो गति करता है और t समय पर कण का वेग क्या हो जाता है? b हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन कण का प्रारंभिक वेग बता रहा है और ये वाला पोर्शन कण का अंतिम वेग बता रहा है। अच्छा, इसका छायांकित क्षेत्रफल यानी कि इसमें वेग और समय के मध्य में जो छायांकित क्षेत्रफल होता है ये कण का विस्थापन को बताता है। तो इस प्रकार से ये आपका ग्राफ बनता है। बेटा कोई दिक्कत? अब मैं आपको कल, ये तो मैंने आज बताया ग्राफीय विधि के द्वारा गति के तीनों समीकरण ज्ञात करना, कल मैं आपको बताऊंगा कि कलन विधि द्वारा गति के समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। थैंक यू।